एवरीडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम लेके चल रहे हैं एनवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा है 41वां क्वेश्चन। देखो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सत्य और असत्य कथन का क्या करना है, निर्धारण करना है। पहला पॉइंट है तुल्यकालिक मोटर में चाल नियंत्रण संभव नहीं है। ठीक है, इसमें चाल नियंत्रण संभव नहीं है, मतलब चाल को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये बात सत्य है, नहीं कर सकते। दूसरा है तुल्यकालिक मोटर पश्चगामी अग्रगामी शक्ति गुणक पर भी प्रचालित हो सकती है, क्योंकि जो तुल्यकालिक मोटर है, ठीक है, वो सभी पावर फैक्टर पे चलती है, जैसे इकाई पे। दूसरी है अग्रगामी और तीसरा है पश्चगामी। तो एकमात्र ऐसी मोटर है सिंक्रोनस मोटर जो सभी पावर फैक्टर पे चलती है, ये मतलब ये सभी पावर फैक्टर पे चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 42 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है, तो द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल कौन सा होता है, पहला होता है लेड एसिड, ठीक है। दूसरा है निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन, और तीसरा है निकिल कैडमियम, ठीक है। क्या है, निकिल कैडमियम। अब इन तीनों में से देख लो आप, अगर इन तीनों में से कोई सा है, ठीक है, वो हमारे क्या है, प्राथमिक सेल नहीं है, बाकी सब क्या है, प्राथमिक सेल। तो ये सभी क्या है, प्राथमिक सेल। ए इज़ राइट आंसर, राइट ए गया। निकिल आयरन सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 43 देखो। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सल मोटर की एक विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, निम्न स्टार्टिंग टॉर्क, सुशब्द आकार, उच्च गति, हल्का वजन। देखो कौन सी विशेषता नहीं है। अब मैं एक बात बताऊँ, यूनिवर्सल मोटर का एक सबसे बेस्ट उदाहरण है कि जो घरेलू मिक्सर होती है, ठीक है, जो घरेलू मिक्सर होती है उसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात मैं बात करूँ आपसे कि जो सिलाई मशीन होती है उसके अंदर कौन सी मोटर प्रयोग होती है, यूनिवर्सल मोटर। तो उसमें क्या होता है कि निम्न स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। इनका यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। सुशब्द आकार मतलब एक छोटा आकार होता है, एक अच्छा आकार होता है। उसकी गति क्या होती है, उच्च होती है। वजन में क्या होती है, हल्का होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहे हैं, तुल्यकालिक मोटर जो है, ठीक है, तुल्यकालिक मोटर में यदि प्रति कला फेज आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है तो यांत्रिक कोण होगा। देखो ये जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है ये किसका होता है, चुंबकीय ध्रुवों और जो स्टेटर का कोण होता है, ठीक है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, उसकी बात कर रहा है। तो उसके मध्य जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 45। उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी जिसमें 25 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ज्ञात क्या करना है, हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता में जैसे निकालूंगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर वी। तो क्यू का मान कितना दिया है, 0.5, तो मैंने रख दिया 0.5। नीचे क्या है 25, मैंने रख दिया 25। तो मैंने यहाँ 5 से काट दिया, 5 एकम 5 और 5m 25, तो 0.1/5 हो गया, ठीक है, 0.1/5 हो गया। अब मैं इसका पॉइंट हटा रहा हूँ, 0 रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, 0। अब आगे चलते हैं। मैं एक में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट रख दिया, यहाँ 0 उतार दिया। 10 में भाग जाएगा नहीं, फिर मैंने भाग 0 उतारी, यहाँ 0 उतार दी। तो अब क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो 0.02, ठीक है, 0.02 कैपेसिटर को किस में मापते हैं, फैरड में। तो इसका 0.02 जहाँ लिखा हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखो 46 नंबर एक क्वेश्चन दिया है, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विवरण के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्न उत्तर दीजिए। मतलब आपके 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, जिसके अंदर ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के बाद ये आपकी ये व्याख्या दी है, और व्याख्या के बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्याख्या क्या है कि दी गई आकृति किसी डीसी मशीन में एक कुंडलन वाइंडिंग को दर्शाती है। चालक ए बी को एस ध्रुव, चालक ए बी को क्या है, चालक ए बी को एस ध्रुव, यहाँ क्या है, एस है। पोल के अंतर्गत स्थित सी डी और फिर अगले एन ध्रुव के लिए एफ ई एफ से जोड़ा जाता है। यहाँ ई और एफ से जोड़ रहा है कि इसको, ये देखो कहाँ से जा रही है, इस तरह जाके फिर यहाँ जाके ऐसे जाके यहाँ सी डी से होते हुए फिर ई एफ से जाके फिर ऐसे चल रही है, ठीक है, अच्छे से समझना। तो इस तरह के कुंडलन वाइंडिंग में प्रत्येक एन ध्रुव पोल और एस ध्रुव पोल के अंतर्गत क्रम से तब तक गुजरती है जब तक कि वह मूल ध्रुव पोल के अंतर्गत स्थित चालक ए बी पर वापस नहीं आ जाती। मतलब कहने का मतलब ये इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। किस तरह चलती रहेगी कि 1 मिनट, ठीक है, ये किस तरह चलती रहेगी, इसी कंडीशन में चलती रहेगी। जैसे इस तरह आई, फिर वापस ऐसे जाके, फिर ऐसे जाके, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से चलती चलती यहाँ वापस इस पॉइंट में वापस नहीं मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि वापस आके इस पॉइंट में नहीं मिल जाती है। ये बात कर रहा है कि स्थिति में ए बी स्लॉट के ऊपरी आधे हिस्से में यहाँ आ गए थे, चालक वापस ए बी में नहीं मिल जाती। टू स्तरीय कुंडली में मानते हुए, और यह मानते हुए कि चालक ए बी स्लॉट के ऊपरी आधे हिस्से में है, फिर आर्मेचर के चारों ओर जाने वाली वाइंडिंग ए बी के समाप्त हो जाती है। मतलब यहाँ से चल के यहाँ ए बी पे समाप्त हो जाती है, जो कि स्लॉट के ऊपरी आधे हिस्से में बाईं और दाईं होनी चाहिए। यदि पी ध्रुवों की संख्या है तो जेड चालकों की संख्या है। मतलब पी जो है वो क्या है, पोल है, ठीक है, क्या है, पोल है, और जेड जो है वो क्या है, चालक है, क्या है, चालक है। तो अब क्वेश्चन आपके पास रखा गया है कि तरंग कुंडली मतलब वेव वाइंडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर क्या है कि पश्चात पिच बैक पिच हमेशा कम होता है। दूसरा, औसत पिच समपूर्णांक होना चाहिए। अग्र पिच फ्रंट पिच, मतलब फ्रंट पिच विषम या सम हो सकती है। पश्चात पिच बैक पिच, अग्र पिच फ्रंट पिच के संकेत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 राइट आंसर। ये 5 क्वेश्चन है, इसी तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस इसमें से देख के इसको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर। देखो क्वेश्चन वही है, ठीक है, वही चीज़ है, वही आपको डायग्राम दिखा दिया, सिर्फ इसके आंसर देखते जाओ अब, ठीक है। क्या है इसके आंसर, क्या होंगे ये देखो कि नेक्स्ट है कि तरंग कुंडलन में वेव वाइंडिंग में 4 ध्रुव पोल मशीनों में निम्न में से कौन सी चालकों की मान्यता संख्या है, ठीक है, कौन सी इसमें चालकों की संख्या मान्य है। तो अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि तरंग कुंडलन में जेड मतलब पोलों की संख्या कितनी है, 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेड बराबर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 48। देखो 48 नंबर क्या कह रहा है कि दिखाई गई व्यवस्था के अंदर अग्र पिच फ्रंट पिच बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती, कौन सी होती है। तो ये कह रहा है कि जो हमारी बात कर रहा है किसकी, अग्र पिच और फ्रंट पिच की जो दूरी है, तो ये किसको दर्शा रही है, अग्र पिच, ये आ रही है आपकी अग्र पिच, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, अग्र पिच और फ्रंट पिच की बात कर रहा है। तो ये जो है ये तो है, ठीक है, कौन सा है, और दूसरा कह रहा है अगर फ्रंट पिच मतलब आगे का पिच बिंदु खालिस्तान के बीच की दूरी है, तो मतलब डी से जो है ई, ठीक है, डी से जो है वो क्या है, अग्र पिच है, और जो यहाँ से जब जाता है तो ये पीछे की दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कुंडलन वाइंडिंग एक प्रकार का है, ठीक है, कौन सा कुंडलन वाइंडिंग एक प्रकार की वाइंडिंग है, परगामी तरंग सिंप्लेक्स लैम्प वाइंडिंग, परगामी तरंग डुप्लेक्स। तो इस वाइंडिंग को जो है, इस वाइंडिंग का जो भाग है उसे कहते हैं प्रत्यगामी
तरंग कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि औसत पिच के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसको औसत पिच का आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये क्या है, वाई ए बराबर Z-2/पोल। ये कह रहा है, देखो औसत पिच बराबर होता है Z-2 पोल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपके आ गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया अब आपके। तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है, थोड़ा सा हल्का सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ये कह रहा है कि दिखाए गए आरेख में और डेटा के संदर्भ में निम्न प्रश्नों का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो इधर एसी सप्लाई है और ये क्या आपका ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर। क्या जुड़ा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो मैं इसको BR लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये देखो कि प्राथमिक पर AC आपको 230 वोल्ट दी हुई है, मतलब यहाँ कितनी दी है, 230 वोल्ट दी हुई है। और द्वितीयक वोल्टेज कितनी है, इधर जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, 20√2, ठीक है। सभी डायोडों की, सिलिकॉन डायोड की, जिनकी थ्रेड वोल्टेज कितनी है, 0.7 वोल्टेज है, ठीक है, कितनी है, 0.7 वोल्टेज है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि AC आपूर्ति के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान कौन से डायोड प्रयोग है। यदि ऋणात्मक चक्र की बात कर रहा है तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस। तो जैसे ही इसमें क्या होता है कि जैसे कौन से करेंगे कि ये यहाँ से आती है, फिर यहाँ से जाता है, फिर ऐसे जाता है। अब दूसरी में क्या होता है कि ये क्या करेगा कि यहाँ से ऋणात्मक की बात कर रहे हैं, तो ऋणात्मक इधर से जाके इस तरह जाएगा। तो इस समय ऋणात्मक में कौन से कर रहे हैं, एक तो D4 और एक कौन सा कर रहा है, D2 कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि डायग्राम वही है, ठीक है, डायग्राम वही है, सॉल्यूशन देंगे। शिखर पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। क्या है, पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। तो पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा बताओ। देखिए पीक आउटपुट वोल्टेज ये है कि इसके अंदर क्या होगा कि मैं बताऊँ आपको, तो मुझे ये बताओ कि VRMS बराबर क्या होता है, VM√2 होता है, ठीक है। तो मैं VM इधर निकालूंगा तो VRMS √2 हो जाएगा। तो VRMS सेकेंडरी की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी में क्या होता है, 20√2 होता है, ठीक है। तो मैं VM निकालने के लिए क्या करूँगा, 20 × √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है, इंटू इधर क्या होता है, 1.414 हो जाएगा। इस 2 का और इस 2 का हो जाएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो इसका जो टोटल मान आएगा आपका, ठीक है, इसका जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा आपका 38 पॉइंट कितना जाएगा। इसको जब गुणा करोगे तो कितना आएगा कि आपको इसको जब गुणा करोगे तो लगभग कितना आता है 38.6 आ रहा है, ठीक है। गुणा करो कितना आ रहा है, देखिए तो इसका कितना आ जाएगा 38.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक मिनट 38.6 नहीं आएगा ऐसे। इसको जब गुणा करोगे, ठीक है, इसको जब गुणा करोगे तो आपके पास मान आएगा 39.98 वोल्ट, ठीक है, 38 नहीं आएगा, वो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि जो आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देना, मैं आगे चल रहा हूँ। हमारे पास क्या आया, कितना आ गया था 39.98 आ गया था। कितना आ गया था, यहाँ लिख रहा हूँ 39.98 आ गया था। अब कि प्रत्येक डायोड में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, तो क्या दिया है कि 2 × 0.7। क्यों 2 इसलिए रखा है कि एक समय में 2 ही डायोड काम करते हैं, ठीक है, इसलिए 2.7 दूनी 14, मतलब 1.4 वोल्टेज आ गई। अब इसके अंदर से आप क्या करोगे कि जो 39.98 है इसमें से इसको क्या कर दो, लेस कर दो, इसको क्या करो घटा दो। तो इसको जैसे ही घटाओगे आप तो हमारे पास बचता है
38.6 वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 38.6 वोल्टेज। ए इज़ राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दिए गए आरेख में दर्शाया गया परिपथ खालिस्तान है। ये जो सर्किट है वो किसका है, रेक्टिफायर का। किसका है, रेक्टिफायर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इन्वर्टर किसको क्या करता है कि डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में करता है। चॉपर जो होती है वो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, चॉपर क्या करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, 54 नंबर देखो। ये कह रहा है कि चारों डायोड की स्थिति में उत्क्रमित रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा। ये कह रहा है कि नीचे करता हूँ मैं, ये जो है ठीक है, अब क्या जुड़े हुए हैं, जैसे सपोज दैट इस तरह जुड़े हुए हैं क्लॉकवाइज। ये कह रहा है कि मैं इनको यदि उत्क्रम मतलब उल्टा रिवर्स वाइज कर देता हूँ, फॉरवर्ड वाइज से रिवर्स वाइज कर देता हूँ, तो रिवर्स वाइज जैसे करोगे तो आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता सभी क्या हो जाती है, उत्क्रम हो जाती है, सभी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो कि जो 55 नंबर, प्रत्येक डायोड की पीआईवी रेटिंग कितनी होगी। प्रत्येक डायोड की क्या है, पीआईवी रेटिंग। पीआईवी रेटिंग का मतलब क्या हो गया, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज होती है। तो देखो जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले याद किए थे, वी एम बराबर क्या हो जाता है, वी आर एम एस इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो वी आर एम एस कितना है 20, तो 20 अंडर रूट 2 इंटू 2। ठीक है, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है, एक एक अंडर रूट 2 की जगह रख लेंगे, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास 39 पॉइंट लगभग 3 वोल्टेज आ रहा है। अब ये जो आ रही है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, पी इनवर्स वोल्टेज होती है ब्रिज रेक्टिफायर में वी एम के बराबर होती है। ठीक है, कितनी होती है, वी एम के बराबर होती है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा है, तो वी एम कितना हमारा 39.3, तो इसका भी क्या हो जाएगा 39.3 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ट्रांसफार्मर से संबंधित। देखो ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन है। अब बहुत ही इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या दर्शाया जाता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या दर्शाया जाता है, देखो कि हमें जो आंसर चाहिए, ठीक है, इसमें आंसर क्या चाहिए, एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे एक आरेख देख लो अच्छे से। ये कह रहा है कि निम्न आरेख में प्राथमिक और माध्यमिक से संबंधित ट्रांसफार्मर की संपूर्ण प्रतिबाधा इम्पीडेंस को निरूपित करते हुए आर नोड 1 और आर नोड 2 क्रम से प्राथमिक और द्वितीयक से संबंधित प्रभावी प्रतिरोध है। आर X01 और X02 क्रम से प्राथमिक और माध्यमिक से संबंधित प्रभावी प्रतिघात रिएक्टेंस, जिसे R1 द्वितीय से संबंधित प्राथमिक प्रतिरोध है और R2 प्राथमिक से संबंधित द्वितीय प्रतिरोध। इसी तरह X1 द्वितीय संबंधित प्रतिघात और X2 प्राथमिक से संबंधित द्वितीय प्रतिघात। निम्न में से सही का उत्तर चयन कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको जो दिया हुआ, ठीक है, R1 R2 ये सब है, Z1 Z2, ठीक है, X01 X, तो ये हैं, इनको बताया कि प्राथमिक में क्या लिखते हैं और सेकेंडरी में क्या लिखते हैं। तो मैं बात करता हूँ सिर्फ क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर R1 चारों में R1-0.01 है, तो फिर रेशो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो कि जब हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम कि हमारे पास क्या होता है कि रेशो को किससे दर्शाते हैं, के से, और प्रतिरोध होता है वो होता है R2/R1 का अंडर रूट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि R2 की बात कर रहा है, ठीक है, फेरो रेशो का मान याद कीजिए। तो रेशो का मान मतलब के का मान याद करना है। तो के का मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसका अंडर रूट उठाऊँगा तो के का स्क्वायर बटा R2/R1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे कि R2 का मान कितना दिया हुआ है भाई, R2 भाई इसको क्या माने, ये R1 और ये R1 डैश, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओब्लिक R1 डैश बटा R1 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने R2 माना है, इसको R2 डैश में, तो इसका मान कितना दिया 0.01/4, तो मैं इसको पॉइंट उठाऊँगा 0.0। ठीक है, मैंने क्या रख दिया 400, क्या रख दिया 400। तो एक बात बताओ
कि इधर क्या है स्क्वायर, भाई K2 का स्क्वायर है तो A2 का स्क्वायर में उठाऊंगा इधर से स्क्वायर, तो A 400 का रूट क्या हो जाएगा 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/20 इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा 1/20 इज़ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि रेशो, ट्रांसफार्मर रेशो किस तरह चेंज करें। इसी प्रकार देखो दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, सब में वही दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसकी थ्योरी पे फोकस नहीं करना। वो बताया है कि किस में क्या है। अब मैं बात करूँ कि ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, माध्यमिक मतलब द्वितीयक 2 ओम है। यदि रेशो 10 ओम है तो द्वितीयक से संबंधित प्रभावी प्रतिरोध का इफेक्टिव ज्ञात कीजिए। अब देखो कि आपको क्या करना है कि इसके अंदर क्या हो गया कि बात करता हूँ मैं कि R1 बराबर 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब छोड़ो, हमें बात करनी है सिर्फ R2 की बात करनी है, प्रभावी प्रतिरोध R2 ज्ञात करना है। तो K का मान दिया हुआ है हमें 10 और R2 डैश का मान दिया है 2। तो अब ज्ञात कर दो इधर, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, 1 मिनट होता है। देखो कि R2 बराबर हमारा हो जाएगा कि हम रखते हैं K का स्क्वायर इंटू R1। अब K का स्क्वायर क्या होता है, K रेशो का अनुपात कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू R1 कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 हमने रख दिया, पॉइंट हटाया 10, इधर क्या हो जाएगा 100, तो 100 से एक जीरो गई, तो इधर क्या बच रहा है R2 का मान कितना हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 ओम। अब आगे देखो कि ये कह रहा है माध्यमिक प्रतिरोध 2 है। ठीक है, माध्यमिक प्रतिरोध क्या है, मतलब सेकेंडरी का प्रतिरोध क्या है 2 है। तो जो R नोड 1 बराबर हम लिखते हैं R1 प्लस R1 डैश, तो R1 वो जो है मतलब R1 डैश मान लो, या इसको हम लिख सकते हैं R2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा R1 कितना है 2 प्लस ये कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 52 ओम इज़ राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 52 ओम इज़ राइट आंसर। तो इसका बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 नंबर क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए X 5.2 ओम है, X2 0.015 ओम है। यदि फेरो का अनुपात टन 1/20 है तो X01 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या बता रहा है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगने वाला आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि फॉर्मूला जो लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, देखो कि X2 डैश बराबर X2/K2। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा भाई। सेकेंडरी का ज्ञात, इसका सेकेंडरी का ज्ञात करना है। ठीक है, R01 और इसी की बात करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होगा कि X2 कितना होता है, X2 हमारा कितना दे रखा है 0.015 दे रखा है। ठीक है, बटा K2 का मान कितना दे रखा है 1/20। तो 1/20 तो है, तो एक यहाँ रह जाएगा, ऊपर कितना चल जाएगा 20, पॉइंट उठाता हूँ तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ कर ले 20 पंजे 100 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 तिया, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 तिया 15 और 5 दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा पॉइंट कितना आ जाएगा, सॉरी 0.3 कैसे आ जाएगा, पॉइंट 3 कैसे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 5 एकम 5 0 और 5 तिया 15। ठीक है, 20 पंजे 150 और यहाँ चला जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट देख, ठीक है, यहाँ काटते हैं 1 मिनट। तो यहाँ 1000 हो गए, यहाँ 0 से ये 0 गई और यहाँ कितना हो गया, इसको काट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 मिनट K2 का स्क्वायर है ना, इसमें यहाँ गलती कर रहे हैं हमने, कहाँ गलती कर दी, इंटू 20 और आएगा। ठीक है, कितना आएगा 20 और आएगा। तो अब मैं काट देता हूँ 20 पंजे 150 और ये 0 से ये 0 कट गई और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इतने इधर कितना आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। कितना आ गया
6 ओम आ गया। अब देखो कि 6 ओम आने के बाद हमारे को निकालना है क्या कि x01। तो x01 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x01 बराबर पहले जो बताया था ना R1 और R2 के नोड निकाले थे, तो इसमें क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डेज का, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें। तो x1 जो दिया हुआ है हमारे पास कितना दिया है 5.2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 11.5 ओम इज़ राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11.5, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। के का परिणामन अनुपात R2 का मान याद कीजिए। तो हमने क्या रखा था के बराबर R2 बटा R1 स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये रखे थे। अब जैसे ही R2 निकालता हूँ मैं, ठीक है, क्या निकालता हूँ R2, तो हमने क्या रखा है R1 की बराबर, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो जैसे ही R2 में निकालूंगा, ठीक है, ठीक है, R1 बराबर क्या हो जाता है R2 बटा K2 का स्क्वायर, R2 बराबर K2 का स्क्वायर। अब मैंने क्या माना है कि R2 को क्या मान रखा है, R2 डेज को मैंने क्या मान रखा है यहाँ पे R1 R2 डेज, ठीक है। जैसे इसको मैंने क्या माना R1 बराबर, इसको मान रखा मैंने R2 डेज, तो मैं इसको R2 डेज की जगह R1 भी रख सकता हूँ और ये से भी रख सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लास्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। प्राथमिक से संबंधित ट्रांसफार्मर की संपूर्ण प्रतिबाधा के लिए निम्नलिखित कौन सा। मुझे एक बात बताओ कि Z बराबर क्या होता है कि R का स्क्वायर प्लस XL, ठीक है, माइनस XC का होल स्क्वायर बटा अंडर रूट, ये होता है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ। और ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के लिए संपूर्ण प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो हमें क्या है कैपेसिटर कैपेसिटर नहीं लगाना, प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे इंडक्टर की बात करें तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे कि आपका जो ये है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट XL का रख देंगे। अब XL में प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी की जब बात करूँगा तो R0 01 का स्क्वायर प्लस X10 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो Z बराबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। तो ये थे आपके पूरे 60 क्वेश्चन। और क्लास कैसी लगी, और बड़ी मेहनत से मैंने इसको सोल्व करवाया, बड़ी मेहनत से ये आपके इक्विवेलेंट सर्किट लेके आए हैं। और स्क्रीन छोटी होने के कारण मैं आपकी पूरा क्या है डिटेल थोड़ा कम बता पाता हूँ, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे FD-ITI टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जल्दी से जाके ज्वाइन करो और ये PDF प्राप्त करो। और आपकी जो होने वाली एग्ज़ाम में आपको सभी को उज्जवल भविष्य की कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के पेपरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं, लाइक ज़रूर करें कि क्लास कैसी लगी, और किस तरह का पेपर सॉल्व कराना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं।